अब आ रहा है सेक्शन 2। क्या आ रहा है? सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या था भाई? सेक्शन 2 था, अभी देख के पता पड़ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, सेक्शन 2 यानी कि प्रश्न नंबर 7 जो सेक्शन 2 था वो था प्रश्न नंबर 7 से लेकर प्रश्न नंबर 12 तक। वो था मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट मतलब एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। अच्छा, ये था +4, इसकी मार्किंग सीधी +4 एंड -2, मतलब सही कर दिया तो +4 और गलत कर दिया तो -2। अच्छा, इसमें पार्शियल मार्किंग भी थी। पार्शियल मार्किंग मतलब पार्शियल मार्किंग ऐसे थी कि अगर किसी ने सही करा, पर मान लीजिए कि 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन थे और चारों सही थे। 4 ऑप्शन थे और चारों सही थे। ओके, और बच्चे ने चारों नहीं सही लगाकर 3 सही लगाए तो उसे +3 मिल जाएंगे। 2 सही लगाए तो +2 मिल जाएंगे। 1 सही लगाए तो +1 लग जाए। बोलो क्लियर? अच्छा, दूसरी सिचुएशन लेते हैं। अगर किसी सवाल में 3 ऑप्शन सही थे, मान लीजिए 3 ऑप्शन सही थे, कौन से? ए बी सी डी में ये सही थे और बच्चे ने सिर्फ ये सही लगाए तो उसे 2 नंबर मिल जाएंगे। पर ऐसा नहीं कि ये 2 भी लगा दिया और ए लगा दिया, एक भी गलत लगा दिया तो -2 हो जाएगा। इसलिए मल्टीपल करेक्ट में ध्यान देने वाली बात है कि अगर डाउट हो पार्शियल मार्किंग के साथ जब भी आते हैं, कि अगर जरा सा भी डाउट हो तो टिक मत लगाओ, वरना -2 हो जाएगा। खतरनाक नुकसान है। यस और नो? 110% जब तक श्योर ना हो टिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर टिक लगाया तो श्योर है तो कुछ तो मिलेगा। तो मल्टीपल करेक्ट विद पार्शियल मार्किंग चेक्स योर एक्यूरेसी लेवल। हालांकि सभी सवाल एक्यूरेसी चेक करते हैं, पर ये और भी ज्यादा करता है कि मतलब आप कितना पक्के हो अपने सही को लेकर। सही थोड़ा सा भी गलत है तो मत लगाओ, नहीं तो -2 हो जाएंगे, उसका भुगतान बहुत खतरनाक होगा। अरे यस और नो। खैर, ये पार्शियल मार्किंग के बारे में अपन बात कर रहे थे। आगे चलते हैं। जे एडवांस क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीपल करेक्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, आगे क्या करने वाले हैं सुनते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m moves in a circular orbits with potential energy VR equal to FR. VR equal to FR, where F is a positive constant, and R is a distance from the origin. बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। Its energies are calculated using the Bohr model if the radius of the particle's orbit is denoted by R, and its speed and energy are denoted by V and E. बोलो क्लियर है क्या? अरे पक्का? चलो भाई। रेस्पेक्टिवली देन फॉर द nth ऑर्बिट उसने क्या बोला? देखो भाई कि एक पार्टिकल है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे दे रखी है। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो कि -du/dr क्या होता है? फोर्स। और उसने बोला कि उसमें बोर मॉडल मान लो। बोर मॉडल कौन सा? वो बोर होने वाला मॉडल नहीं, बोर मॉडल BOH वाला। बोर मॉडल में क्या बेसिक अजम्पशन था? mvr = nh/2π, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये उसको मानना है, ठीक। और उसने आपको सारी कहानी दे दी। तो सवाल को चालू करते हैं, देखो ध्यान से। उसने क्या बोला पीछे एक बार और देखो। उसने बोला कि भाई पार्टिकल F पॉजिटिव कांस्टेंट है और R ओरिजिन के अबाउट घूम रहा है। तो देखो घूमते हुए दिखाया अपन ने, देखो ओ हो बिल्कुल सही। अगर इस पे ध्यान से देखें तो R रेडियस है, फोर्स F कांस्टेंट लग रहा है। ऐसा हमने क्यों बोला? देखो ध्यान से, क्योंकि अगर अपन बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी FR है, फोर्स होता है -du/dr, तो -F अपना फोर्स आ गया। देखो -dv/dr जैसे ही करोगे क्या -F आ जाएगा? बिल्कुल आ गया। यानी कि वो फोर्स हमेशा क्या सेंटर की तरफ लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ओके, तो यही वो फोर्स है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सोच के देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। क्या होता है? mv²/r। ओके, mv²/r होता है, ठीक भाई, mv²/r। बहुत बढ़िया। अच्छा, और दूसरी इक्वेशन कौन सी? वही कौन सी? अपनी बोर मॉडल वाली, mvr = nh/2π। तो दोनों इक्वेशन आ गई, बिल्कुल आ गई। पीछे अगर सवाल को ध्यान से देखो तो एक्चुअली ऐसे सवालों मल्टीपल करेक्ट में यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटेजी आफ्टर सीइंग द
ऑप्शंस, बिना ऑप्शन देखे वैसे तो जे एडवांस का कोई सवाल नहीं करना चाहिए। पहले ऑप्शन देखो, अच्छा मुझे निकालना क्या है, क्योंकि एक ही सवाल जो पूछते हो अच्छे लेवल का होता है। अच्छे लेवल का होता है तो बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। अगर बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है तो आपको समझ में आना चाहिए पूछा क्या है, पहले से पता होना चाहिए, उसी राह पे चलेंगे ना, यस और नो। हाँ, अब देखो आर और वी दो तो पूछे हुए हैं, जो एन से उनका रिलेशन पूछा गया, एन जो ये एनथ ऑर्बिट वाला एन, उसका रिलेशन पूछा गया है, तो हमें आर और वी एन की टर्म्स में निकालने आने चाहिए, बाकी सब टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए। और फिर उन्होंने पूछा ई। ऐसे सवालों में अमूमन ऐसा होता है कि ए बी में से एक सही होगा और सी डी में से एक सही होगा, अमूमन। लॉजिकल भी है, ए सही है तो बी सही नहीं हो सकता, और बी सही है तो ए सही नहीं हो सकता। तो ये वो सवाल इसमें पता है दो ऑप्शन सही होंगे, यस और नो। हाँ चलो भाई, खैर आगे चलते हैं। अब हमने देखो ये कर लिया, लो भाई एम बी आर इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, और v और r निकालना है बस। तो अब सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, देखो भाई, एक से वैल्यू निकाल कर दूसरे में डाल दो। देखो r की वैल्यू कितनी आई इस दूसरी इक्वेशन से, r की वैल्यू आई NH ओवर 2 पाई m। क्या इस r की वैल्यू को निकाल कर यहां रख सकते हैं, तो क्या v n की टर्म्स में आ जाएगा, बाकी सब क्या कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ सर, तो लो भाई यही करा अपन ने। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपन ने वैल्यू डाल दी, f की वैल्यू mv स्क्वायर बाई NH ओवर 2 पाई mv, जो मैंने अभी अभी बोला। f की वैल्यू आ गई v स्क्वायर v क्यूब बाई 2 पाई n h। क्या f कांस्टेंट है, क्या m कांस्टेंट है, क्या 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, h कांस्टेंट। क्या v और n में रिलेशन आता हुआ नजर आ रहा है, क्या v क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नजर आ रहा है, क्या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3 नजर आ रहा है। हाँ, जब भी ऐसे प्रोपोर्शनलिटी निकालनी हो तो बाकी सब टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए, सिर्फ उन दोनों में ही रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, अब फिर कुछ नहीं करना। क्या v और n में आ गया, अब किस में चाहिए, r और v में, सॉरी r और n में। तो v की जो वैल्यू आई, क्या इसको उठा के ऊपर रख दें, इसको उठा के ऊपर रख दें जहां पे r लिखा हुआ है, NH ओवर 2 पाई mv जहां लिखा हुआ है ना, ये जो v की वैल्यू आई तुम्हारी, क्या इस v की वैल्यू को उठाकर यहां रख सकते हैं। जैसे ही रखेंगे v की वैल्यू n की टर्म्स में, क्या r आ जाएगा n की टर्म्स में। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। लो भाई आ गया, तो देखो r इक्वल टू NH ओवर 2 पाई mv, और अपन ने बोला, देखो मैंने क्या करा, ये v जो लिखा ना अपन ने, ध्यान से समझना, ये r k n मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सुन, ये जो h बाई 2 पाई mv है, ये जो h बाई, क्या ये कांस्टेंट है, इसे अपन ने कोई नया कांस्टेंट मान लिया k, और जो ये v है इसके साथ भी जो भी होगा वो भी कांस्टेंट है, इसको मान लो k डैश। और जो v के साथ है, जो इधर पीछे टर्म है, देखो कौन सी वाली, ये वाली, कंफ्यूज ना, ये वाली, ठीक, ये जो पूरी टर्म है इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, v इक्वल टू रूट ऑफ एफ एच बाई 2 पाई m स्क्वायर इंटू n की पावर 1/3। क्या इसको फिर एक कांस्टेंट मान ले, कुछ भी k डबल डैश, ठीक। हाँ, तो अगर आप यहां पीछे लिखोगे तो आप कैसे लिख सकते हो, समझो, इसको मैंने k डैश मान लिया, तो इसे लिखेंगे k डैश बाई n बाई v, और v को क्या लिख सकते हैं, k डैश n बाई k डबल डैश n की पावर 1/3, और k डैश भी कांस्टेंट, k डबल डैश भी कांस्टेंट, तो क्या इसे लिख सकते हैं k n बाई n की पावर 1/3। k इज बेसिकली k डैश बाई k डबल डैश, और k डैश और k डबल डैश क्या है आपको बता दिया, तो ये रिलेशन आ गया। तो क्या r की पावर n की पावर 1 अपॉन n की पावर 1/3, तो क्या n की पावर 2/3। हाँ, तो आ गया, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3 और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3। ओके, तो a और b में से एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको कि कौन सा सही है। अब क्या करना है भाई, अब एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, एनर्जी। अच्छा, एनर्जी 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 क्या होती है, एनर्जी एनर्जी जब पार्टिकल घूमता है तो दो ही एनर्जी होती है, कौन कौन सी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं। अच्छा भाई लिखो भाई, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तो डायरेक्ट ही दे रखी थी Fr। हाँ, पीछे वही तो था, क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, Fr, उसी को तो डिफरेंशिएट करके अपन लाए थे -f। हाँ, mv स्क्वायर पीछे देखो, पीछे अपन ने पीछे क्या लिखा था, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, याद है सेंट्रीफ्यूगल रिलेशन। हाँ, तो क्या mv स्क्वायर इज बेसिकली Fr, यहां से निकाल लो, रिलेशन लाए थे ना अपन पीछे। हाँ, तो इसको यहां पे रख दो, तो हाफ Fr प्लस Fr, तो क्या 3/2 Fr। हाँ, Fr, और 3/2 Fr की वैल्यू, r की वैल्यू अभी पीछे निकाली तुमने, देखो पीछे
निकाली कि नहीं निकाली? देखो ये रही, ये कहां से आई, ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना एकदम। ये 3/2 FR, ये NH ओवर 2πm, यहां से NH ओवर 2πm, और V की वैल्यू जो पीछे अभी लिखी थी, पीछे कौन सी थी, ये रही। बोलो क्लियर है एकदम? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, ये पीछे लिखी थी, देखो देखो अभी पीछे लिखी थी ना, ये रही V की वैल्यू, ये रही, ये K∩1⁻³ है ये। हाँ बोलो क्लियर? ओके, बस उसको उठा के वैल्यू को यहां रख दिया, ये रहा। अब इसमें कुटर पुटर करा, कुछ नहीं करा, ध्यान देखो, NH/2πm NFH/2πm स्क्वायर, इस m की पावर को 2/3 को बाहर ले गए, ये 2/3 हो गया, m यहाँ पे 1/3 है, सॉरी 1 है, 1 - 2/3, m की पावर 1/3 हो जाएगा, ऐसे 2π की पावर 1/3 है, 2π की पावर 1 है तो 2π की पावर 2/3 हो जाएगा। ऐसे अगर अपन n को देखें तो n अपना यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1/3, तो फिर ऊपर 2/3 हो जाएगा, तो e की वैल्यू ऐसी आएगी। फिर e एक ऑप्शन दे रखा है, आपका जो मैच करे उसको आप लिख दो। बोलो क्लियर है क्या? 3/2 f तो अपना चल ही रहा था, f को अपन अंदर ले गए, जो यहां से था वो भी सबको इधर उधर कर लिया। बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो समझ आया क्या? मल्टीपल करेक्ट है। आपको बात समझ आनी चाहिए, आपको बात समझ आनी चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब सुन, चलो भाई, बोर मॉडल पर यह सवाल था, और अपन ने बोर मॉडल प्लस सर्कुलर दोनों पर था, प्लस थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां पढ़ते हैं? वर्क एनर्जी में। सर्कुलर अपना सर्कुलर चैप्टर से आता है, बोर मॉडल अपना मॉडर्न से आता है। छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट मिला है, आपसे सवाल पूछ लिया। जब भी फिजिक्स सीखनी हो, जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमेशा ये बोलते हैं कि जब फिजिक्स पूरी हो जाए तो चैप्टर वाइज नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज सेग्रीगेटेड समझ में आनी चाहिए। अगर फिजिक्स में जैसे हमने 250-300 सवाल, 250 से 350 यानी कि 250 to 275 कॉन्सेप्ट में से तोड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक चैप्टर का सवाल आएगा तो ही करूंगा। मल्टीपल का है तो भी आपको करना आना चाहिए, स्पेशली जे एडवांस के लिए तो बहुत जरूरी है। नीट का अगर बच्चा हो तो जाहिर सी बात है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता कि मल्टीपल ज्यादा सवाल आएंगे, पर जेई में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलो भाई, जे एडवांस प्रश्न नंबर 8 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अब a uniform electric field E vector equal to -400√3 y cap, ओके, माइनस का मतलब नीचे की तरफ, इज अप्लाइड इन अ रीजन, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग पॉजिटिव चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इन दिस रीजन विद एन इनिशियल वेलोसिटी इतना, दिस पार्टिकल इज एम टू हिट अ टारगेट t विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम इट्स एंट्री पॉइंट इनटू द फील्ड एज शोन इन द फिगर। देन स्ट्रेट ऐसे सवाल आप कैपेसिटर में भी करते हो। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को छोड़ोगे तो उस पर कांस्टेंट फोर्स लगेगा, और कांस्टेंट फोर्स में सिर्फ 2 ही पाथ हो सकते हैं, बताया जाता है स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। स्ट्रेट लाइन तब होता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के पैरेलल हो, यानी कि इन द सेम डायरेक्शन हो, या अपोजिट हो, या इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। पर अगर कोई एंगल हो तो पाथ सिर्फ एक होता है, प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाने चाहिए। रेंज बराबर u² sin 2θ/g, याद है कि भूल गया? पक्का। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g, h max u² sin square θ/2g, वो सब यही लगेंगे। क्या उस केस में g की जगह g इफेक्टिव ले लेते हैं? हाँ, वही करेंगे, यही करना है, सिंपल। ध्यान से देखो, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, चार्ज पॉजिटिव है, तो सोचो नीचे फोर्स लगेगा, तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल टाइप जाएगा। हाँ, और फॉर्मूले लगेंगे वही। पहले ऑप्शन देख लेते, पूछ क्या क्या रहा है भाई, मन में विचार तो आ गया। मैं वैसे ही सवाल सिखा रहा हूं जैसे बच्चे मन में विचार होंगे, अरे ये तो करा हुआ है, कैपेसिटर में भी ऐसे ही करते थे। क्यों? कैपेसिटर में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, और ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में भी करते थे, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी कि नहीं होती थी? हाँ सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब इसे पूछा क्या गया? द पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड। उसने बोला कि अगर आप टारगेट 5 मीटर है, टारगेट 5 मीटर मतलब रेंज, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होना चाहिए, ये निकालना है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है हमें, ए और बी ऑप्शन से पता पड़ गया, और सी और डी ऑप्शन से पता पड़ रहा है। ध्यान से देखो कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। तो बेसिकली एक पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल लेगा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी 2 ही तो चीज निकालनी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर रेंज दे रखी हो और यू दे रखा हो तो निकालना बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट,
तो दोनों निकाल लेंगे। आओ सॉल्यूशन करते हैं। पहले मन में कॉन्सेप्ट आ गया, ओके आइए मिलके करते हैं। क्या हुआ देखो भाई, अच्छा भाई प्रोजेक्टाइल लेगा, हमें समझ आ गया। कंसिडर एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल सही। जी इफेक्टिव, ध्यान से देखो क्या नीचे लग रहा है QE, तो क्या जी इफेक्टिव होता है QE बाई एम। QE बाई एम, पीछे Q और E की वैल्यू दे रखी है। देखो सवाल में पीछे देखो Q की वैल्यू ये रही, कहां गई Q बाई एम की वैल्यू, QE बाई एम, तो Q बाई एम के लिए दे रखी है 10 to the power 10 और E के लिए दे रखी है 400√3। ओके, तो अपन ने QE बाई एम की वैल्यू लिख ली 400√3 इंटू 10 to the power 10। ओके, यानी कि 4√3 इंटू 10 to the power 12। चलो खैर उसे बाद में रख देंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज कितनी दूर है भाई? 5 मीटर। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इफेक्टिव। रेंज है कितनी? 5 मीटर। बिल्कुल, तो रखो 5 बराबर U स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है। पीछे देखो भाई, पीछे देखो दे रखी है U की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 इंटू 10 टू पावर, एक मिनट वापस पीछे देख ले फटाफट देखो, 2√10 इंटू 10 टू पावर 6। ओके, तो 2 इंटू √10 इंटू 10 टू पावर 6। ओके, ये रही भाई। तो U स्क्वायर कर दिया, जैसे स्क्वायर कर दिया क्या ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो गई? ओके, साइन 2 थीटा बाई जी इफेक्टिव यहां से रख दिया। ओके, अब कुछ नहीं करना। देखो ये 10 टू पावर 10, ये 10 टू पावर 12, ये अपन ध्यान से देखें तो ये 10 टू पावर 12 में 10 टू पावर 2 बच गया। ये ध्यान से, ये 10 टू पावर 10 था ना, ये 10 टू पावर 2 ने इसको भी मार दिया, तो ये 40 साइन 2 थीटा हमने दिखाई दिया। 40 इधर दिखाई दे रहा है, तो इसने 4 ने, देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूं, 4 ने 4 को मार दिया। ओके, तो ध्यान से देखो तो इधर अपने को दिखाई दिया ये कितना बचा? ये 4 ने 4 को मार दिया, इसने इसको मार दिया, ये बच गया 5 इक्वल टू 10, तो इसने 2 को मार लिया। तो √3/2 साइन 2 थीटा दिखाई दे रहा है कुछ तो। हाँ, साइन 2 थीटा कितना दिख रहा है? √3/2। देखो सही बन रहा हूं क्या? हाँ, अब सोच, जब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे देखते हैं तो तेरे को कुछ याद हो तो किसी एक पॉइंट पे हिट करने के लिए रेंज की 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ सकते हैं। याद है? अरे याद है कि भूल गए? याद है थीटा 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होती है, और तो 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकते हैं। वही उसने यहां पे पूछा जब हम प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं। साइन 2 थीटा बराबर √3/2 की वैल्यू बेसिक सिंपली लिख दो 60। क्या लिख दो? 60। ओके, तो ध्यान से देखो तो 60, तो एक वैल्यू आई 30। तो डायरेक्ट तुम्हें समझ में आएगा कि एक वैल्यू है 30, तो दूसरी कितनी आएगी? 60। कितनी आएगी? 60। यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया 30 एंड 30 एंड 60। तो पहले ऑप्शन में शायद 45 था। कितना था? 45। वो तो नहीं है भाई, वो तो नहीं है। पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, वो तो नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मौज मस्ती के साथ। चलो भाई, क्या देखो भाई, अब टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट 2 अलग अलग आएंगे? बिल्कुल, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। क्या u पता है? हाँ। क्या थीटा पता है? हाँ। क्या जी इफेक्टिव पता है? हाँ। तो लिख लो, आ जाओ मिलके करते हैं। आओ, प्योर कैलकुलेशन, सिंपल। देखो भाई, 2u साइन थीटा बाई जी इफेक्टिव, थीटा की वैल्यू 30 रखो, तो देखो टाइम की वैल्यू आई 2 इंटू 2√10 इंटू 10 टू द पावर 6। 2√10 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या है? u साइन 30 इज हाफ, और ये अपना जी इफेक्टिव, और ये अपना, देखो इस 2 ने इस 4 को मार दिया। बिल्कुल सही नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। इस 10 टू द पावर 10 इस 10 टू द पावर 6 को मारा, तो यहां बच गया 10 टू द पावर 4। ओके, और देखो तो ये 0 यहां पे आ गया, तो ये बच गया, ये दोनों को हटा दो तो बच गया 10 टू द पावर 6। इसलिए देखो माइक्रो सेकंड आ रहा है। माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6। ओके, अब देख लो ध्यान से, ये 4 से 4 चला गया, ये √10/√3 और ये 2। बोलो क्लियर? तो इस 2 को अगर रूट के अंदर ले आओगे तो 3 4 जा 12, तो इधर बच जाएगा √10/12 इंटू 10 टू द पावर -6, तो √5/6 माइक्रो सेकेंड्स। √5/6 माइक्रो सेकेंड्स। कैलकुलेशन भी करके बता रहा हूं ताकि आपको कहीं पे भी गड़बड़ नहीं हो। कैलकुलेशन कैसे करनी है ऐसे नहीं, सर ने तो डायरेक्ट करके बता दिया, समझा रहा हूं कैसे आई है वो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जे एडवांस में। जिसकी कैलकुलेशन वीक है, भले उसके कॉन्सेप्ट अच्छे हों, सही बताऊं तो जे एडवांस के पेपर में कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट सब अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है।
इसलिए कट ऑफ इतनी कम जाती है। सोचो कितनी कट ऑफ कम गई है अभी इस बार, गई है कि नहीं गई है ना? तो इसीलिए कम जाती है क्योंकि कंसेप्ट अच्छे होते हैं। खैर 60 डिग्री रख दो। 60 डिग्री रख दोगे तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहां पे ध्यान से समझो तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी, साइन 60 में हाफ की जगह क्या आ जाएगा, √3। तो इस आंसर को √3 से और मल्टीप्लाई कर लो। तो √3 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे इधर 6 से कट जाएगा, तो यही तो बचेगा। पहले वाले आंसर को 60 साइन 30 की जगह क्या रखना है, साइन 60, तो √3 से और मल्टीप्लाई कर लो। यस और नो, बस खत्म, आंसर आ गया। अरे यस और नो बस। तो भाई 2 आंसर आएंगे टाइम ऑफ लाइट। तो देखो भाई आंसर बी और सी भी आ गए। अब देखो ये आपका सवाल था, ये आपके ऑप्शन थे, पहला सही था ही नहीं 30 और 60, तो बी और सी ऑप्शन आपके सही थे।